हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, हम साहित्य शास्त्र पढ़ रहे हैं जिसकी जो इकाई 3 है और ये आपके सिलेबस में है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आज अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत। कल हमने पढ़ा था अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियो लाइन वाइज मिल जाएंगे, नहीं तो आप वीडियो ढूंढते रहेंगे और आपको वो नहीं मिल पाएंगे। इससे मैं आपको बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आपका फ़ायदा ही होगा। और फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत, जो कल हमने पढ़ा था अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत। ये त्रासदी सिद्धांत में उन्होंने कहा है, ये जो त्रासदी का मतलब जो होता है ग्रीक साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा थी। इसका आरंभ जो है मध्य देवता डियोनिसियस के सम्मान में होने वाले समारोह में माना जाता था। इस समारोह में कलाकार बकरे के सिर जैसा मुखौटा धारण करके नाचते गाते थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में थेसियस ने इस नृत्य गीत को श्रृंखला के बीच बीच में छंदोबद्ध भाषणों की भी योजना की। और त्रासदी का जो है ये आरंभ यहीं से होता है। और ईसा के पहले की 5वीं शताब्दी आते आते यूनान में त्रासदी की एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी ये त्रासदी। और इसके बारे में फ्रेंड्स आगे मैं बता देती हूँ, एक उदाहरण में देख लीजिए। उस युग में त्रासदी के अतिरिक्त कामदी, महाकाव्य, गीति काव्य आदि विधाएं भी प्रचलित थी, किंतु अरस्तु के पेरी पोएटिक केस में सबसे अधिक महत्व त्रासदी को ही दिया गया है। और एक प्रकार से यही पश्चिमी काव्य चिंतन की आधारशिला रही। अब त्रासदी क्या होती क्या है ये समझ लीजिए, और इसके तत्व कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए। फ्रेंड्स, अरस्तु ने त्रासदी के तत्व जो है वो 6 बताए हैं। और त्रासदी जो होती है वो किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकीर्ति मानी जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, ये समान ख्यानक रूप में ना होकर कार्य व्यापार रूप में होती है। इसका माध्यम नाटक के विभिन्न भागों में तदनुरूप प्रयुक्त सभी प्रकार के आधरणों से अलंकृत भाषा होती है। उसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके त्रासदी के बारे में और कुछ बताया गया कि कार्य की अनुकीर्ति है त्रासदी। वर्णित कार्य गंभीर होता है, रसपूर्ण होता है और उसका आयाम, क्षेत्र तथा विस्तार निश्चित रहता है। यह समानाख्यानात्मक रूप में नहीं बल्कि कार्य व्यापार के रूप में प्रस्तुत की जाती है। कार्य व्यापार की प्रधानता होते हुए भी इसका माध्यम भाषा होती है, और वह भाषा नाटक के लिए उपयुक्त अलंकारों से युक्त होती है। इसमें करुणा और त्रास का उद्रेक होता है, और इस उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये अरस्तु ने जो इनके 6 तत्व बताए हैं त्रासदी के। सबसे पहले तो इसमें कथानक है, चरित्र है, विचार है, पदविन्यास और दृश्य विधान, लास्ट में गीत है। और इन सभी को मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स डिटेल में। कथानक में क्या क्या आएंगे। जो कथानक है वो होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। अरस्तु ने, ये कथानक क्या होता है फ्रेंड्स, त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया और इसी पर सबसे अधिक विस्तार से भी विचार किया। त्रासदी कार्य की अनुकीर्ति है और कथानक उसी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति चरित्र का नहीं, घटना युक्त जीवन के कार्य व्यापार का है। सुख दुखमय प्रसंगों का अंकन है। त्रासदी का प्रभाव कार्य व्यापार पर भी निर्भर करता है। इसके अन्य सब तत्व भी कार्य व्यापार के ही साधक है। चरित्र कार्य व्यापार के माध्यम के रूप में भी आते हैं। चरित्रों के बिना त्रासदी की योजना हो सकती है, कार्य व्यापार के बिना नहीं हो सकती। अरस्तु की मूल दृष्टि वस्तु परक थी, इसलिए वस्तु जगत तथा इसमें घटने वाली घटनाओं के प्रति उसका झुकाव स्वाभाविक ही था। जिन त्रासदियों को सामने रखकर अरस्तु ने अपना काव्यशास्त्र रचा था वे भी कार्य व्यापार प्रधान थी। इसलिए उनके त्रासदी विवेचन में भी कार्य व्यापार की प्रस्तुत करने वाले तत्व कथानक पर सबसे अधिक बल रहा है। तो फ्रेंड्स, कथानक के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। थोड़ी फ्रेंड्स मुझे प्रॉब्लम है आज, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। अब कथानक के पार्ट देख लीजिए, इसमें कथानक में क्या क्या आता है। कथानक के स्रोत आते सबसे पहले कि कथानक कहाँ से लिया जाता है।
अरस्तु ने कथानक के 3 स्रोत माने, कौन कौन से? दंत कथा, कल्पना और इतिहास। कौन कौन से माने हैं फ्रेंड्स? दंत कथा, सबसे पहले तो फ्रेंड्स इनके पार्ट देख लीजिए त्रासदी के कौन से हैं। ये देखिए 6 तत्व हैं ये। और कथानक में जो है अरस्तु ने कथानक के कितने तत्व माने हैं? कथानक के 3 तत्व माने हैं, दंत कथा, कल्पना और इतिहास। इनमें से उन्होंने कल्पना और इतिहास को जो है वो उन्होंने उपेक्षणीय नहीं मानते वो उसको, किंतु दंत कथा और लोक प्रचलित कथा को वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ना उसमें एक और इतिहास का सत्य होता है और दूसरी कल्पना की सृजनशीलता, इसलिए इसका क्षेत्र अधिक व्यापक होता है और इसका प्रभाव अधिक सघन। कल्पना प्रस्तुत कथानक तभी ग्रहणित होता है जब वह संभाव्य भी हो। ऐतिहासिक कथानक वस्तु सत्य के निकट होता है, किंतु अरस्तु वस्तु जगत के सत्य की अपेक्षा काव्य के सत्य को अधिक महत्व देते हैं और त्रासदिक ऐतिहासिक कथा वस्तु को तब बेहतर मानते हैं जब वह मात्र तथ्य के स्थान पर जीवन के आंतरिक सत्य का भी उद्घाटन करे। अब कथानक के प्रकार कितने होते हैं? कथानक के प्रकार फ्रेंड 2 होते हैं, एक तो सरल और एक जटिल। सरल में क्या होता है कि एक ही सूत्र में सारी कहानी कह दी जाती है और कथा जो है महान त्रुटि, स्थिति विपर्य, अभिज्ञान जैसी किसी बड़ी उथल पुथल के बिना ही अपनी पूरी हो जाती है कहानी। और जटिल कथानक में क्या होता है कि इसमें मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी चलती रहती है। घटनाक्रम में अनेक आकस्मिक अप्रत्याशित स्थितियाँ मोड़ लेती है। ऐसे कथानक में स्थिति विपर्य और अभिज्ञान की योजना के माध्यम से नायक के जीवन की विडंबनाओं तथा उसके भाग्य परिवर्तन को भी दर्शाया जाता है। अब नाटकीय युक्ति है तीसरा, इसका कथानक का ही भाग है ये। इसमें क्या है? अरस्तु के अनुसार त्रासदी के महान त्रुटि, स्थिति विपर्य तथा अभिज्ञान की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कथानक के प्रकार पता लग गए फ्रेंड्स, आपको कथानक के स्रोत पता लग गए। और अब नाटकीय युक्तियाँ देख लीजिए। अब नाटकीय युक्तियाँ में जो है त्रासदी का नायक अति मानव नहीं मानव होता है, अतः उसमें मानवोचित गुण दोष भी होते हैं। त्रासदी में उसके चरित्र में कोई ऐसी त्रुटि दिखाई जाती है जिसके कारण उसके जीवन में स्थिति विपर्य घटित होता है। यह कोई नैतिक दोष नहीं होता, क्योंकि तब उसे दर्शकों की सहानुभूति नहीं मिलेगी और उसका त्रास जो है दर्शकों में त्रास जगाने में सफल नहीं होगा। दुष्ट पात्रों की दुर्दशा प्रेक्षकों में आनंद और संतोष जगाती है, लेकिन जो पात्र दुष्ट नहीं होते उनकी दुर्दशा से प्रेक्षकों के मन में करुणा उपजती है। जैसे फ्रेंड्स हीरो और विलन होता है फिल्म में, ऐसे ही अगर हम हीरो को चोट पहुँचती है तो हमें दर्द होता है, लेकिन खलनायक को चोट पहुँचती है तो हमें खुशी होती है। तो यही इसमें बताया गया है, जो अपने दुखद परिणाम के कारण महान त्रुटि कहलाती है। जैसे उदाहरण में देखिए, शेक्सपियर के जो नाटक थे ओथेलो में नायक ओथेलो का सहज विश्वासी कान का कच्चा होना था। जो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि उसकी पत्नी के बारे में उसको भड़काया, तो वो उससे कान का कच्चा था, इसलिए उसने अपनी पत्नी पर शक किया और उसको मार दिया। बाद में वो पछताया। दूसरा है अभिज्ञान। इसका अभिज्ञान में क्या आएगा फ्रेंड्स? ये पार्ट है नाटकीय युक्तियों के ही, नाटकीय युक्तियों के पार्ट है। पहला पार्ट इसका क्या था? महान त्रुटि। और दूसरा अभिज्ञान। अभिज्ञान में क्या आएगा फ्रेंड्स? किसी अज्ञात तथ्य का सहसा ज्ञान होना और उसके साथ अपने अनेक नाटक की संभावना लेकर आना। अब जैसे एक कहानी थी सोफोक्लिस के नाटक का था इंडिपस रेक्स। उसमें नायक इंडिपस एक भविष्यवाणी के कारण बचपन में ही माता पिता से अलग हो गया, और जब वो कई वर्ष बाद अपने माता पिता से मिलता है, बचपन में ही खो दिया उन्होंने अपने माता पिता को, मतलब उनसे अलग हो गया। और घटना चक्र इस प्रकार चलता है कि वह बिना इस तथ्य को जाने कि जिस व्यक्ति की हत्या वह कर रहा है उसका पिता है, और अपने पिता की हत्या करके वो अपनी माता से ही शादी कर लेता है। और उसकी जो त्रासदी का बीज वो जाता है वहाँ पर जीवन में उसकी। जब उसको पता चलता है तो बाद में बहुत पछताता है, उसको आत्मग्लानि होती है। इसी को अभिज्ञान होता है। वस्तु स्थिति का अभिज्ञान होते ही वो मन संताप होता है उसको, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और इसकी त्रासदी से दर्शकों में भी करुणा जागती है। तीसरा क्या है? स्थिति विपर्य। स्थिति विपर्य होता है कि जैसे उलटफेर होना। स्थिति विपर्य का अर्थ है नाटक की स्थितियों में अप्रत्याशित रूप से ऐसा परिवर्तन जिसमें कार्य व्यापार एक दिशा में अग्रसर होते होते अचानक विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। वह परिवर्तन अप्रत्याशित होता है। जैसे फ्रेंड्स रामायण की कथा देखिए। रामायण की कथा में क्या होता है कि जैसे राम को अभिषेक होने वाला था, राम का राज तिलक होने वाला था, और बाद में उसको वन जाना पड़ता है, तो इसे स्थिति विपर्य कहा जाता है। कथानक का आयाम क्या है? कथानक के आयाम में आ गया, फोर्थ पार्ट है ये कथानक का ही। अरस्तु
क्या मानते हैं फ्रेंड्स, दर्शक पर त्रासदी के समुचित प्रभाव के लिए उसका एक सुनिश्चित आयाम होना जरूरी है। यह आयाम बहुत विस्तृत हुआ तो दर्शक उसे समुचित रूप से आत्मसात नहीं कर पाएगा, और यदि छोटा हुआ तो वह दर्शक कथानक को ठीक से समझ नहीं पाएगा। इससे उसका कार्य इतना होना चाहिए कि जिसे दृष्टि एक साथ समग्र रूप में ग्रहण कर सके और स्मरण रखना आसान हो। उसमें इतना अवकाश होना चाहिए जिसमें घटनाओं का चक्र एक बार पूरी तरह घूम सके और पात्रों के जीवन और दुर्भाग्य या सौभाग्य में परिणति दिखलाई जा सके, मगर उसमें इसका विस्तार ना आ जाए, घटनाओं की अनुमति में बाधा पड़े और त्रासदी के समग्र संवति प्रभाव की हानि हो। मतलब कथा इतनी लंबी ना खींचे कि बाद में उसमें घटनाओं की जो अनुमति में बाधा पड़े। इससे पांचवा भाग कथानक का है। कथानक की संरचना के अनिवार्य गुण कौन से होने चाहिए? इसके गुण होने चाहिए, 5 गुण है इसके। एक अन्विति, एक पूर्णता और संभाव्यता, और एक सहज विकास, करुणा तथा त्रास की योजना। इसमें एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इनके बारे में। अन्विति में क्या आएगा फ्रेंड्स? अन्विति में आएगा कि कथानक के विभिन्न अंग परस्पर सुसंबद्ध हो और और एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। मतलब कहानी एक ही दिशा में मोड़ ले, ये नहीं कहीं कुछ आ रहा है। और पूर्णता में क्या होगा? कथानक पूर्ण होना चाहिए, उसमें आदि मध्य अंत सुसंबद्ध तरीके से होने चाहिए, नियोजित होने चाहिए। मतलब कहानी कैसे शुरू होती है और बीच में कैसे वो कहानी पकड़ती है उसकी घटनाओं को, और घटनाओं के साथ साथ भावी घटनाओं को भी वो साथ साथ लेती है, और अंत में भी उसका घटनाओं का समाहार हो जाना चाहिए ताकि कौतूहल बाकी ना रहे बाद में, क्लाइमेक्स जिसे कहते हैं। तो इसमें आदि मध्य और 3 तरह से घटना घटनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत, मध्य और बाद में जो उसका समाहार होना चाहिए अंतिम भाग में। संभाव्यता है इसका तीसरा भाग। कथानक की संरचना के अनिवार्य गुण में कथानक में केवल आवश्यक तथा संभाव्य प्रसंगों का ही चित्रण होना चाहिए। संभाव्यता का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? जो घटनाएं वास्तविक जीवन में चाहे ना घटित होती हो, लेकिन स्थितियों को देखते हुए उनका घटना संभव असंभव है अवश्य हो, तो ये संभाव्यता होती है। कि जैसे किसी फिल्म में हीरोइन को किसी विलेन ने पकड़ लिया है तो तभी तुरंत उसमें एंट्री किसकी होती है? हीरो की होती है। तो ये संभाव्यता है कि वो अचानक से हीरो वहाँ पहुँच जाता है और हीरोइन को बचा लेता है। तो इसी को कहा है कि घटना क्रम के अनुसार उसमें संभाव्यता भी होनी चाहिए। सहज विकास क्या है? चौथा इसका अनिवार्य गुण है। सहज तथा विश्वसनीय ढंग से आगे बढ़ना चाहिए इसको, कथानक को। मतलब कहानी उसकी घटनाओं के बीच सहज कार्य कारण संबंध होना चाहिए। कौतूहल तथा विस्मयजनक घटनाएं भी ऐसी होनी चाहिए कि वे अनपेक्षित या अविश्वसनीय प्रतीत ना हो। उन्हें कथानक के स्वाभाविक अंग के रूप में आना चाहिए। करुणा तथा त्रास की योजना क्या होनी चाहिए? इन तमाम बातों के साथ ही त्रासदी की प्रधान विशेषता ही है। उसमें करुणा तथा त्रास की योजना, कथानक का जो अंश इन भावों को उद्भूत करता है वही त्रासदी का सबसे प्रमुख अंश होता है। वे भाव तब जागते हैं जब त्रासदी में प्रधान पात्र का अपकर्ष दिखलाया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि अपकर्ष या इससे उत्पन्न करुणा तथा त्रास के भाव की ही त्रासदी की अंतिम परिणति हो। वह सुखांत भी हो सकती है और दुखांत भी हो सकती है। त्रासदी होने की शर्त यह है कि करुणा तथा त्रास के भाव उसमें अधिक तीव्र तथा अधिक व्यापक हो। ये भाव ही विरेचन के माध्यम से श्रोता, दर्शक, पाठक सब में मतलब आनंद उत्पन्न करते हैं। अब दूसरा इसका भाग, पहला तो कथानक था फ्रेंड्स, दूसरा है चरित्र निर्माण। ये कथानक के ही भाग चल रहे थे फ्रेंड्स अभी, जो कथानक के हैं 5 भाग है और उसमें भी उनके पार्ट है। चरित्र चित्रण में क्या आएगा? चरित्र चित्रण में अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों में सबसे अधिक महत्व कथानक और कार्य व्यापार को दिया। कार्य व्यापार का निष्पादन चरित्रों के द्वारा ही होता है, इसलिए कथानक के बाद चरित्र की ही दृष्टि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताई है। अब चरित्र के लिए उन्होंने क्या कहा? त्रासदी के पात्रों का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, किंतु उनका चरित्रांकन त्रासदी के समग्र कथ्य के अनुरूप होना चाहिए। नैतिक प्रयोजन भी अभिव्यक्त होना चाहिए उसमें। चरित्रों के यथार्थ अंकन पर भी बल देते हैं वो। ऐतिहासिक पात्रों का जहाँ चित्रण हो वह उनके इतिहास प्रसिद्ध रूप में बहुत भिन्न ना हो। अन्य चरित्रों के अंकन भी संभाव्यता का पूरा ध्यान रखा गया हो। चित्रांकन में औचित्य तथा एकरूपता तथा अन्विति का भी ध्यान रखना चाहिए, और चरित्र भद्र होना चाहिए और उनके माध्यम से नैतिक उद्देश्य की व्यक्ति होनी चाहिए। चरित्रों के अंकन में औचित्य तथा एकरूपता या अन्विति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। औचित्य या अन्विति का अर्थ यही है कि किसी चरित्र में विसंगत या परस्पर विरोधी विशेषता नहीं दिखाई जाती है। उसकी विशेषता स्थिति तथा प्रकृति के ही अनुरूप होती है। चरित्रों में स्वाभाविकता तथा संभाव्यता होनी चाहिए, अर्थात जीवन के यथार्थ से उनका मेल हो। गतिशील चरित्रों में दिखाए जाने वाले परिवर्तन भी असंगत या यथार्थ विरोधी ना हो। चरित्रों में आए परिवर्तन उनकी मूल प्रकृति के अनुरूप तथा स्वाभाविक हो।
चित्रांकन में अरस्तु ने चित्रांकन को अपना आदर्श माना। उनका कहना था कि जिस प्रकार चित्रकार बाह्य जगत को अपने विषय के तौर पर लेते हैं, उसी अधिक सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार रचनाकार को भी स्वाभाविकता तथा यथार्थ की रक्षा करते हुए विचरितों को अधिक सुंदर तथा परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अब त्रासदी का नायक कैसा होना चाहिए? त्रासदी का जो नायक है, त्रासदी का केंद्र होता है। त्रासदी की सभी घटनाओं का कार्यों का संबंध प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में नायक ही होता है। वही नाटक की अनुवृत्ति का सूत्र होता है। उसी के माध्यम से त्रासदी की करुणा तथा त्रास के भाव उद्भूत होते हैं। अब त्रासदी का नायक कैसा होना चाहिए? नायक को सर्वथा निर्दोष नितांत सज्जन व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अपकर्ष दर्शकों को आघात पहुंचाता है। उनमें करुणा तथा त्रास के स्थान पर हताशा तथा आदर्श के प्रति अनास्था के भाव जगाता है। मतलब पूरी कहानी में मतलब किसी हीरो को, नायक को इतना सहना पड़े कि वो और पलट के कोई जवाब ना दे, तो इससे दर्शकों को बहुत आत्मग्लानि होती, दर्शकों को सुख नहीं होता, दुख होता है कि इसके साथ बुरा हो रहा है। तो उसको अपने समय के अनुसार अपना स्टैंड लेना भी आना चाहिए फ्रेंड्स। तो वह खल पात्र भी नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसे व्यक्ति का पतन करुणा अथवा त्रास पैदा नहीं करता, वरन दर्शक के न्याय भावना को पुष्ट करता है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के नायक को कुलीन, अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी, समृद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए। उसका अपकर्ष बेहतर समाज को भी प्रभावित करे। इस तरह त्रासदी का नायक अत्यंत महान या परम दुष्ट ना होकर सामान्य मानवों जैसा होना चाहिए, जिसके चरित्र में क्षय के सुख कमजोरियाँ भी होती हैं, किंतु मूल रूप से उसे सज्जन ही होना चाहिए। अब तीसरा भाग है इसका, त्रासदी का विचार। विचार में क्या आएगा फ्रेंड्स? केवल बुद्धि तत्व ही नहीं बल्कि भाव तत्व को भी समेटा है अरस्तु ने इसमें। विचार में बुद्धि के स्तर पर विचार सामान्य तत्व सत्य की व्यंजना करने का माध्यम होता है। वह सामान्य सत्य का संकेत करता है। साथ ही प्रमाण तथा तर्क द्वारा यह किसी वस्तु के भाव का अभाव ना को भी सिद्ध करता है, भाव या अभाव को विसिद्ध करता है। भाव के स्तर पर करुणा, त्रास, क्रोध आदि की व्यंजना करता है और उनका मूल्यांकन भी करता है। इसके अंतर्गत चिंतन भी आ जाता है और तर्क भी। इसका साधन वाणी या भाषा है। विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा भी विशिष्ट होनी चाहिए। और पद विन्यास में क्या आएगा फ्रेंड? चौथा भाग इसका पद विन्यास है त्रासदी का। अरस्तु के युग में वक्तृत्व कला इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती थी कि इसका विकास एक शास्त्र के रूप में हो गया था। तो इसका कैसा होना चाहिए पद विन्यास? इसका पद विन्यास में देख लेते हैं आगे। पद विन्यास का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? शब्दों द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति। मतलब जो हम वो वर्ड बोलते हैं उससे ही हमें अर्थ पता चल जाए। जिस प्रकार त्रासदी के कथानक और चरित्र यथार्थ जगत से उठाए जाकर भी यथार्थ का अपेक्षा की कुछ विशिष्ट होते हैं, उसी प्रकार उसकी भाषा मूलतः प्रचलित भाषा होते हुए भी विशिष्ट होती है, ताकि वह त्रासदी के विचार तत्व में निहित सत्य को अभिव्यक्त कर सके। जैसे डायलॉग राइटिंग होती है फ्रेंड्स, एक एक डायलॉग जो है, जैसे कई फिल्मों में, अमिताभ की फिल्मों में देख लीजिए आप, उनके डायलॉग अभी तक भी दर्शकों को याद रहते हैं। वह भाषा अलंकृत होनी चाहिए, अर्थात उसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश भी होना चाहिए। प्रसाद गुण संपन्न, प्रसिद्ध, समृद्ध और उदात्त होनी चाहिए। उदात्तता से अरस्तु का आशय यही है कि त्रासदी की भाषा चलती हुई शुद्र भाषा ना हो, उसमें त्रासदी के विषय के अनुरूप गरिमा हो, किंतु यही वे इस बात पर भी बल देते हैं कि भव्यता, उदात्तता या गरिमा का अर्थ वागाडंबर नहीं होता। अनेक स्रोतों से औचित्य तथा आवश्यकता के अनुरूप शब्द ग्रहण करने के कारण भी वह भाषा समृद्ध होती है। सूक्ष्म विधान क्या होता है फ्रेंड? सूक्ष्म विधान में आता है, सॉरी फ्रेंड, दृश्य विधान। पहले हम थोड़ा सा इसकी भाषा को और देख लेते हैं। त्रासदी के लिए अरस्तु ने छंदोबद्ध भाषा या पद को अधिक उपयुक्त माना है। और दृश्य विधान पांचवा भाग है इसका, त्रासदी का दृश्य विधान क्या है? पांचवा भाग है। इसमें देख लीजिए इसमें क्या बताया गया है। त्रासदी के कार्य व्यवहार का संचालन यदि चरित्रों के माध्यम से होता है तो उसकी प्रस्तुति दृश्य विधान के माध्यम से। दृश्य विधान का अर्थ क्या है? रंगमंच साधनों का प्रयोग। जो उसमें जो हम नाटक कर रहे हैं उसका, उसमें साधन कौन कौन से उपयोग किए जा रहे हैं उनका, इन साधनों के कुशल प्रयोग से त्रासदी के प्रभाव को सघन करने में सहायता मिलती है। उन्होंने त्रासदी का अनिवार्य या महत्वपूर्ण अंग नहीं माना इसको। इस पर उन्होंने बहुत अधिक विचार भी नहीं किया। इसके दो कारण ये कि दृश्य विधान रंगमंच से जुड़ा है, रचना के लेखन से नहीं। यह मुख्य रूप से मंच शिल्पी का काम है। त्रासदीकार का इसमें उतना अधिक संबंध नहीं है। दूसरा कारण ये है कि अरस्तु के अनुसार त्रासदी की प्रभावकता मात्र उसकी अभिनेता में से होकर काव्यात्मकता में भी निहित होती है। मतलब फ्रेंड्स, अरस्तु जो कहते त्रासदी की प्रभावात्मकता
मात्र उसकी अभियता में ना होकर काव्यात्मकता में होती है। मतलब इसमें उन्होंने दृश्य विधान को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया, क्योंकि वो सिर्फ रचनाकार के बारे में बोल रहे हैं। क्यों, जो नाटक का ये जो दृश्य विधान होता है वो डायरेक्टर का काम होता है। और इसे गीत, छठा भाग है इसका गीत क्या होना चाहिए। अरस्तु गीत को त्रासदी का अनिवार्य अंग मानते हैं। नाटकों में गायकों का समूह होता है जो कोरस कहलाता है। ग्रीक नाटकों में वृंद गान करने वाले इस कोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोरस अपने गीतों के माध्यम से पूर्वघटित स्थितियों और घटनाओं का परिचय देता है और उन पर टिप्पणी करता है। आगे आने वाली घटनाओं नाटक की कथा के रिक्त स्थानों को भी पूर्ति करती है। जो घटनाएं दृश्य रूप में प्रस्तुत नहीं की जाती उन्हें गीत गाकर पूरे सूचना के साथ बता दिया जाता है, आगे कहानी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, कई बार कहानी ऐसी होती है कि उसको हम नहीं दिखा सकते, तो उसको गीतों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। त्रासदी मात्र अभिनय ही नहीं, पाठ्य भी होती है। त्रासदी का महाकाव्य की अपेक्षा अधिक सुगठन तथा अनविति दिखाई देती है। प्रभाव भी अधिक सघन होता है। और त्रासदी क्या होती है फ्रेंड्स, त्रासदायक मनोभावों को उकसाकर उसका विरेचन कर देती है, जिससे हमारा उद्वेग दूर हो जाता है और हमारे मनोभावों में संतुलन आ जाता है। त्रासदी में करुणा तथा त्रासदायक भावों को इतने तीव्र तथा आतंककारी रूप में विचित्रित किया गया जाता है कि हमारे हृदय की गहराई में दबे हुए मनोवेगों को भी वह उत्तेजित कर देती है। सद्गुणी नायक की किसी एक चैतिक त्रुटि या चूक के कारण उस पर आने वाली विपत्ति हमें भी त्रास जगाती है। जैसे फ्रेंड्स, हम कोई फिल्म देखते हैं और उससे हम मोटिवेट हो जाते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं उससे मोटिवेट हो जाते हैं, तो वही हमें त्रासदी का महत्व होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था त्रासदी का सिद्धांत। कल हम फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे, अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत। फिर अरस्तु के सिद्धांत आपके सिलेबस में जो है मैं आपको पूरे करा दूंगी। उसके बाद हम दूसरा सिद्धांत लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा ही होगा फ्रेंड्स। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।